लेक्चर में हमें देखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लासिकल मैकेनिक्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रूव नहीं कर पाया, तो वो क्या चीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और क्वांटा की कॉन्सेप्ट से, क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कि एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में होती है, उस कॉन्सेप्ट से वो कैसे प्रूव हुआ, ये दो चीज को हमें देखना है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज पूरी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्पेक्ट्रम की तरफ जाने से पहले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ जाने से पहले, स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, ये क्या है कि स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं कि एनर्जी हमें पता है कि वर्क और जूल फॉर्म में, वर्क और हीट के फॉर्म में निकलती है। तो ये जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। तो स्पेक्ट्रम यानी जो इनिशियल क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़ाई था, उनका कहना था कि एनर्जी निकलती है स्पेक्ट्रम में रेडिएशन के फॉर्म में। तो उसमें सारे रेडिएशन रहते हैं, यानी छोटे वेवलेंथ से लेके हायर वेवलेंथ तक सारे रेडिएशन उसमें कवर हो जाते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन से लेके IR इंफ्रारेड तक पूरे वेव्स उसमें आते हैं। तो ये बात थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेडली सुनिए कि एक आधी एनर्जी निकल रही, इस पेन से एनर्जी निकल रही है, तो उनका कहना था कि एनर्जी पूरे रेडिएशन पूरा स्पेक्ट्रम लेके ही निकलती है, छोटे वेवलेंथ से लेके हायर वेवलेंथ तक। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, 7 डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रा होता है। तो विजिबल रेंज आ रही है यानी वो पूरे 7 कलर यानी पूरे 7 स्पेक्ट्रम, 7 वेवलेंथ्स वो लेके आ रही है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है कि कोई भी बॉडी इमिशन करता है और एब्जॉर्ब करता है। हर बॉडी का अपना अपना अलग अलग एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट ऐसी है कि उसमें सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं और सारे के सारे रेडिएशन इमिट किए जाते हैं। तो उसी तरह जब पढ़ाई करते थे तब गैस पे, डिफरेंट गैस पे उन्होंने पढ़ाई की, तो हाइड्रोजन गैस का भी उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया, यानी देखा कि हाइड्रोजन गैस कैसी हीट निकाल रही है, यानी कौन से वेवलेंथ वहां से निकल रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसा है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब पढ़ाई किया तब उन्हें ये दिखाई दिया कि उसमें स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए कि मैं ये जो 3 स्पेक्ट्रा दिखा रहा हूं, उसमें पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा यानी पूरा स्पेक्ट्रम कवर हुआ। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में देखोगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ ही लाइन बीच बीच में दिख रही है, यानी पूरे के पूरे वेवलेंथ नहीं निकल रहे, कुछ ही वेवलेंथ उसमें से निकल रहे। या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से पूरे स्पेक्ट्रम में से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो इमिशन में निकल रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी वहां से गायब हो। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज है, उसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। इमिशन यानी मेरे बॉडी से निकलने वाले, और एब्जॉर्प्शन यानी जो भेजे हुए हैं वेव्स, उसमें से कौन से वो खुद ले रहा है या खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन काफी टाइम से आ रहा था, यानी नियर अबाउट 50 साल पहले ही इसके बोर्स के बाल्मर ने ये बताया था। बाल्मर ने कैलकुलेशन भी की था, एक कांस्टेंट भी दिया था कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें कुछ तो भी ऐसे लाइंस आ रहे हैं, और ये लाइंस क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो फिर जब क्वांटम का अप्रोच डेवलप हुआ, क्वांटा का अप्रोच डेवलप होने के बाद उन्हें ये कंफर्म हुआ कि ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है, यानी ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज फॉर्म में है, सारे के सारे वेवलेंथ नहीं निकल रहे, कुछ ही वेवलेंथ जो एनर्जी से रिलेटेड है उसी वेवलेंथ वो निकल रहे हैं, और जो बाकी के वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो रहे या इमिशन नहीं हो रहे। तो इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, निकल रहे हैं, ये बात यहां तक ठीक थी, लेकिन क्यों निकल रहे हैं, कौन से निकल रहे हैं, एग्जैक्टली क्या निकल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन बोहर्स मॉडल के बाद आया। कि पहले रुदरफोर्ड का मॉडल था, रुदरफोर्ड के मॉडल में बताया गया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मूव हो रहा है। अगर मूव हो रहा है तो इसको एक्सेलरेट मोशन आ जाएगा, और एक्सेलरेट मोशन
एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन इन एक्सेलरेट मोशन इट रिलीज्ड एनर्जी, वो खुद अपने रेडिएशन रिलीज करता है, तो वो रेडिएशन रिलीज करते करते वो कम हो जाएगा, उसकी एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी उसकी एनर्जी फिनिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये फिनोमिना कुछ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर बोहर्स ने बताया कि नहीं, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, लेकिन वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मूव हो रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी लेवल में है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी लेवल में मिलेगा, उसकी एनर्जी लेवल फिक्स है, या उनका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, वो उन्होंने इक्वेशन दिया था, वो बोहर्स का अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसका डिटेल्स आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में है कौन इलेक्ट्रॉन, सपोज ये पहली एनर्जी लेवल है, ये दूसरी एनर्जी लेवल है, ये तीसरी एनर्जी लेवल होगी। इलेक्ट्रॉन अगर पहली एनर्जी लेवल से निकलेगा तो सीधा दूसरी एनर्जी लेवल में ही जाएगा, ये बीच में यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो एक तो रिटर्न यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे जाएगा, बीच में कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो अप्रोच है उसे क्वांटाइज अप्रोच कहते हैं। ये बंडल में रहता है, एनर्जी बंडल में रहती है। तो फिर ये बोहर्स मॉडल ने एक बोहर्स का एनर्जी का इक्वेशन बनाया कि जो बेस था इलेक्ट्रॉन पे, उन्होंने दो फोर्स कंसीडर किए। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, जो अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा रिवॉल्विंग मोशन के वजह से उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको बाहर खींच रहा है। तो वो दोनों इक्वेशन कंबाइन करके उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, और उस इक्वेशन ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो लाइन आते हैं सारे लाइन को एक्सप्लेन किया, उसको नॉमेनक्लेट लिया गया कि कौन से लाइन का इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन अभी हम देखते हैं। इक्वेशन मिला था, तो ये एनर्जी लेवल के लिए ये इक्वेशन है। अब देखो, इमिशन एब्जॉर्ब हुए और इमिशन रिलीज हुए, इसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्पेक्ट्रा को हमें दोनों का जो वैल्यूज होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो इमिशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हायर एनर्जी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आएगा तो एनर्जी उसको रिलीज करना पड़ेगा। और जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डाटा आता है वो इसलिए आता है कि एनर्जी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप हुआ, और इमिशन स्पेक्ट्रम में जो डाटा आता है वो इसलिए आता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे शिफ्ट हुआ। तो इस बात को समझ लेना। अब हम बात करते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा की। हम किसकी बात कर रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा की। यानी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया तो उसने अपने पास की कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, इमिट कर दी। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के तरफ आने वाला फिनोमिना दिखता है कि ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो अब हायर एनर्जी E2 है, सपोज ये 2 की, ये 1 की एनर्जी E1 है, 2 की एनर्जी E2 है, 3 की एनर्जी E3। तो हायर एनर्जी यानी 2 से अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी उसको रिलीज करना पड़ेगा। E2 में जो एनर्जी है और E1 में जो एनर्जी है, इसमें जो डिफरेंस है वो एनर्जी वो इमिट करेगा। ठीक है, तो डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अभी इसमें सारे टर्म्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो है एनर्जी लेवल जो इंडिकेट करता है n, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम उसे कहते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई स्क्वायर m e⁴ h², ये कॉमन टर्म इधर ही रखते हैं, और इसको 1/n² माइनस 1/n1², E2 माइनस E1 है। तो उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सी एनर्जी लेवल है, 1 है या 2 है। तो ये 2 एनर्जी लेवल माइनस 1 एनर्जी लेवल। फिर यहाँ जो प्लैंक्स का इक्वेशन है कि एनर्जी को हम क्वांटाइज यानी hν फॉर्म में देखते हैं। अब hν यानी hc/λ। तो अब क्या करेंगे कि ये h
वहाँ में 1 बाय लैम्बडा का काम है, तो एच और सी इस साइड में लेके जाएंगे। तो इस साइड में लेके जाने के बाद वन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू -1/4πε0 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 h स्क्वायर, और ये 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, फिर इसमें जो ये जो कॉमन टर्म थी उसको उन्होंने कांस्टेंट कर दिया, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r, और ये n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ऐसा उन्होंने इक्वेशन निकाला। और ये होता है फ्रीक्वेंसी 1 बाय लैम्बडा यानी वेव नंबर। तो ये वेव नंबर और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आने वाली वेव नंबर है वो मैच हुई, और फिर उस मैचिंग के बाद डिफरेंट सीरीज तैयार हुए। सपोज फॉर एग्जांपल पहले इस बात को समझ लो कि थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते कि एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। अब एनर्जी लेवल 2 से भी एनर्जी लेवल 1 पे आ सकते हैं, एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4। एनर्जी लेवल 3 से भी 1 पे आ सकते हैं, एनर्जी लेवल 4 से भी 1 पे आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सभी जगह से आ सकता है 1 पे। 2 पे भी वैसा है, 2 पे भी 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, तो हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को निकालें। तो सबसे जो लोअर रेंज में है वो लाइमन यानी N1 की अगर बात करें कि N1 पे N2 से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, N3 से भी आएगा, N4 से भी आएगा, N5 से भी आएगा। तो ये N1, N2, ये N3, ये N4, ये N5। अब N2 की बात करते तो N2 पे भी फिर 3 से आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा तो हायर एनर्जी से ही आएगा, तो 3 से भी आएगा, 4 से भी आएगा, 5 से भी आएगा, 6 से भी आएगा, 7 से भी आएगा। तो जहाँ से भी आएगा पर यहाँ आएगा तो इसकी एक सीरीज बन जाती है, यानी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। फिर अगर 3 पे अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है तो फिर वो क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो ये नोट्स में दिया हुआ है कि उस सीरीज के नाम क्या है, लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, उसके बाद हम्पेरी, पीफर्न। तो ऐसे अलग अलग सीरीज है और इस पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये जो इक्वेशन वाला अप्रोच है वो फिर से क्लियर हो जाएगा। और इस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोहर्स ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन वो एक्सप्लेन करते समय वहाँ क्वांटाइज की कॉन्सेप्ट यूज़ की गई, यानी फिर वो जो क्वांटाइज वाली प्लैंक्स की जो कॉन्सेप्ट थी तो वो प्रूव हुई। एटम में भी क्वांटाइज कॉन्सेप्ट आ गई कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी लेवल से डायरेक्ट दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है, बीच में कहीं नहीं रहता है। तो वो भी एक क्वांटाइज अप्रोच एटम की तरफ भी देखने का आ गया, इलेक्ट्रॉन की तरफ देखने का आ गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोहर्स ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम को ही बोहर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए स्पेक्ट्रा को। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहने वाले एटम को बोहर्स थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स के 4 एक्सपेरिमेंट। इसके आगे का क्वांटम मैकेनिक्स नेक्स्ट लेक्चर में होगा, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लेक्चर थोड़े से फास्ट हो गए और बड़े हो गए। सो ऑल द बेस्ट।